हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ जिसके अंतर्गत यूपी बोर्ड क्लास 10th के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में 100% चांस रखते हैं कि वो उनमें आ जाएं और जिन्हें हल करके हम लोग अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। अध्यायवार एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन हर लेसन्स के जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले हम लोगों को इसकी पूरी जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी और उसके बाद फिर इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के दो मुख्य सिद्धांत, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी कुछ फ़ायदा हो सके और कुछ क्वेश्चंस उन्हें भी अच्छे मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक हैं जहां a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा है, तो दो अन्य धनात्मक पूर्णांक q तथा r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a इक्वल b इंटू q प्लस r, यानी a बराबर b गुणे q प्लस r, जहां ये r जो है 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। अब दिमाग के अंदर यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पर a, b, q और r किन चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, तो पहले इनको समझ लिया जाए। जैसे अगर हमें कोई भी भाग दिया जाए या कोई भी डिवीज़न का क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसमें यहाँ सेंटर पर भाज्य आता है और इनमें जिनमें भाग किया जाता है जिन संख्याओं से, उन्हें भाजक कहा जाता है। भाग करने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, और उसके बाद अगर पूर्ण रूप से यह न कटें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है शेषफल। अब आप कहेंगे कि ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या मास्टर जी नया बता रहे हैं। तो ये आपको जानकारी दे दें कि भाज्य जो है इसे a से दिखाया गया, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से। दो पूर्णांक लिए थे a और b, तो जिसमें a बड़ा था तो इसलिए वो भाज्य हो गया और b छोटा था तो वो भाजक हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। भागफल को इंग्लिश में क्यूटेंट कहा जाता है, इसलिए यह q से डिनोट किया जाएगा, q से प्रदर्शित होगा। शेषफल को रिमाइंडर बोला जाता है, इसलिए ये r से होगा। जब हम लोग कभी किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो यह निश्चित होता है कि जो शेषफल है वो कभी भी भाजक के बराबर नहीं हो सकता, यानी r जो है वो हमेशा ही छोटा होगा किससे, b से। तो अब r कहाँ तक हो सकता है, तो r या तो 0 हो सकता है और या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b के बराबर नहीं हो सकता, b से छोटा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे 23 में अगर 5 से डिवाइड करना हो तो 5 4 are 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो 3 रिमाइंडर आया। तो यहाँ पर ये देखिए जो 3 रिमाइंडर है हमारा वो 5 के इक्वल तो है नहीं,
5 से छोटा है। अगर यहाँ 20 होता तो रिमाइंडर 0 आता, तो यानी कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, यानी जो शेषफल है हमारा वो 0 भी हो सकता है और 5 से कोई छोटी संख्या हो सकती है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। यानी अगर हमारा बी जो है वो 5 है तो ए जो होगा, सॉरी आर जो होगा हमारा रिमाइंडर आर, ये आर जो होगा वो या तो 0 या 1 2 3 या 4, इनमें से कोई एक संख्या हो सकती है, लेकिन 5 नहीं हो सकती। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, जिसकी सहायता से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निम्न चरणों के अंतर्गत ज्ञात किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर हमें दो संख्याओं का HCF निकालना हो यानी मसा निकालना हो तो उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप कहता है ए तथा बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यानी अगर हम लोग ए में बी से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो हमें ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर मिलेगा, जहां आर जो होगा वो क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन बी, तो ये तो यहाँ पर मिलना ही हमको। लेकिन अब स्टेप नंबर 2, मान लीजिए यहाँ पर ये हम लोगों ने फर्स्ट प्रोसेस कर लिया। फर्स्ट प्रोसेस करने के बाद स्टेप 2 में हमें क्या एनालाइज करना है। पहला हम लोग देखेंगे कि r इक्वल टू 0, अगर r 0 मिल गया तो तब a तथा b का HCF b होगा, यानी जिस नंबर से भाग करते हैं हम लोग वही नंबर उसका HCF हो जाएगा मसा। यदि r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर r 0 ना आया, जैसे अभी हम लोगों ने 23 में डिवाइड किया था तो 23 में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आया था, तो अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो तब फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में किया था वही प्रोसेस फिर रिपीट होगा, लेकिन अब ये रिपीट होगा किस पर, बी और आर पर, यानी कि जो हमारा पहला भाजक था वो और जो शेषफल मिला वो। अब नए स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये जो बी है हमारा वो भाज्य हो जाएगा, यानी सेंटर पर आ जाएगा, और आर जो है वो हमारा भाजक हो जाएगा। देखिए बी की प्लेस को आर ने ले लिया और ए की प्लेस को बी ने ले लिया, तो अब हमारे पास एक नया क्यूटेंट यानी कि भागफल मिलेगा और एक नया शेषफल मिलेगा। ये जो शेषफल होगा, ये नया वाला शेषफल R1, ये R1 भी हमारे R से छोटा होगा या तो 0 के इक्वल होगा, यानी 0 से लेकर के R से कोई छोटी संख्या तक जा सकता है। अब जो प्रोसेस हम लोगों ने स्टेप 2 में अप्लाई किया था वही प्रोसेस यहाँ पर भी किया। यहाँ पर भी जो हमारे पास रिमाइंडर यानी शेषफल जो आया है उसको चेक करेंगे, अगर वो 0 के इक्वल है तो ए तथा बी का जो HCF होगा वो अब R होगा, क्योंकि यहाँ का भाजक जो था वो क्या था, R था, तो R हो जाएगा। लेकिन अगर R1 यानी कि जो नया वाला जो शेषफल आया है, अगर वो नया शेषफल हमारा 0 से छोटा हो, ठीक है, तो सॉरी 0 के इक्वल ना हो, तो हम लोगों को ये क्रिया जो है यानी तो R तथा R1 के लिए अब ये क्रिया इसी क्रम में चालू रहेगी। कब तक चालू रहेगी, जब तक कि हमको जो शेषफल है वो 0 ना मिल जाए। जहां हमको पहला 0 मिल गया हमारा क्वेश्चन वहीं क्लोज हो जाएगा, और लास्ट भाजक जो है हमारा सेंटेंस का, वो क्वेश्चन का जो लास्ट भाजक है हमारा वही हमारा HCF होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड तो हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों को पढ़ना क्या है, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय। तो अब इसमें हम लोग चलते हैं, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, मूलभूत कहें या आधारभूत कहें दोनों मतलब एक ही होता है, यहाँ दोनों नाम इसीलिए मैंने लिया है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अद्वितीय रूप में, गुणनफल के रूप में या कहें तो अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या है जिसे अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो वो कोई दूसरी संख्या उसके बराबर नहीं आ सकती। जैसे अगर हम लोग
12 को ये अभाज्य संख्याओं में व्यक्त करें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, जैसे लेते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग 12 लें तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3, 2 2 = 4, 3 = 12। और अगर 16 का करते हैं तो 2 × 2 × 2। तो यहाँ देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 12 के इक्वल हो सकता है और किसी दूसरी संख्या के इक्वल, और जब 16 वाला लेंगे तो वो 16 का ही इक्वल होगा, किसी दूसरे के नहीं। तो इसीलिए इसको अद्वितीय कहा गया है। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पढ़नी है। परिमेय और अपरिमेय, इन्हीं के बारे में तो पढ़ना ही है। तो परिमेय संख्याएं वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर न हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। सेम डेफिनेशन हमारे पास अपरिमेय संख्या की होगी, बस इसमें क्या है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय में, और अपरिमेय में क्या होगा कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, परंतु P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी जा रही है हमको और पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। पूरा चांस रखता है कि कोई एक नंबर आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। तो पहला काम क्या करना है कि हमें मान लेना है कि जो संख्या है वह एक परिमेय, देखिए P/Q यानी कि परिमेय संख्या। तो जो भी संख्या दी जा रही है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि उसे परिमेय संख्या मान लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि परिमेय संख्या मानने के बाद उसके दोनों, यहाँ देखिए √R के रूप वाली, यानी जो हमको नंबर दिया जा रहा है, कहने का मतलब जैसे √5, √3, √2 ये सब दिए जा रहे हैं अगर, तो इनको √R के, मतलब उससे हमने डिनोट कर दिया कि R से, मान लीजिए कोई नंबर है R से है, तो √R के रूप में रूप वाले व्यंजक को बाईं ओर तथा बाकी सभी, बाईं का मतलब लेफ्ट साइड, और तथा बाकी सभी पदों को दाईं ओर ले जाकर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। अगर देखिए रूट में है तो वर्ग करेंगे, और अगर क्यूब रूट में है तो घन यानी कि पावर 3 लगाएंगे। फिर यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, यानी अगर घात 2 वाली संख्या को विभाजित कर रहा है P, तो वो घात 1 वाली संख्या को भी विभाजित करेगा। ये सर्टेन है, 100% से फिक्स है कि वो करेगा। तो P तथा Q का एक से अलग कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड फिर प्राप्त करेंगे स्टेप नंबर 4 में, और जो हमारी मान्यता के विपरीत है, यानी हम लोगों ने माना था ना कि जो नंबर दिया गया है रूट में वो परिमेय है, तो ये हमारी मान्यता के विपरीत मिलेगा, अर्थात x या √R जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। ये तो बेसिक्स था। जब हम आपको इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे तो ये ज़्यादा और अच्छे तरीके से दिमाग में बैठेंगे। चलिए अपने बड़े क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला काम, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3, तब
यानी अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी जो है वो क्या है 3 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है उसमें 3m+1 इस रूप का है, तो इसलिए बी को हम लोगों ने 3 लिया है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रमेयिका कहती है ए गिव्स आउट BQ+R, जहां 0 is less than or equal to R and R is less than B, यानी कि 0 जो है वो R से बराबर है या तो उससे छोटा है और B जो है वो R से बड़ा है। अब यहाँ हम लोग क्या करें कि B की वैल्यू क्या है 3 है, उनको रख देंगे। तो A गिव्स आउट 3Q+R, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या दिखाता है कि ये जो R जो है ये 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा। तो जहाँ 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन 3। अब यहाँ देखा जाए तो Q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो चूंकि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए a बराबर, अब देखिए a क्या क्या हो सकता है भाई, 3 से छोटा है ना, तो a के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं 3Q+0 या 3Q+1 या 3Q+2, क्योंकि R जो है वो 3 से लेस देन पर यानी छोटा है, तो R की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 स्थितियाँ बन रही है हमारे पास, एक 3Q+0, 3Q+1, 3Q+2। तो स्थिति नंबर 1 को लेते हैं। यदि A गिव्स आउट 3Q+0, ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा कि A गिव्स आउट 3Q, क्योंकि +0 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमको 3m के रूप में दिखाना है ना कि 3Q के रूप में, तो इसके लिए क्या करेंगे कि A² गिव्स आउट 9Q², दोनों पक्षों का वर्ग करें तो हमें यही मिलता है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, A² गिव्स आउट 9 को हम लोग 3 × 3Q² के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माना 3Q² गिव्स आउट m, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे A², 3² गिव्स आउट m, यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी A² गिव्स आउट 3m, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। अब सेकंड कंडीशन को लेते हैं। स्थिति सेकंड जो है हमारी, यानी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बोला गया है 3Q+1, A गिव्स आउट 3Q+1, तो यहाँ पर भी हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो A² गिव्स आउट 3Q+1 होल स्क्वायर, तो A² गिव्स आउट 3Q+1 होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर A² गिव्स आउट हमारे पास, अब देखिए A+B का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले पे चलेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 9Q²
प्लस 6q प्लस 1। यहाँ से भी हमको q को जो है वो इस हिसाब से देखिए, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, ये कॉमन हो सकता है। तो जहाँ से भी 3 कॉमन होता है वहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 इस तरह से दिखाना है ना, तो 3m होना चाहिए। तो स्क्वायर गिव्स आउट 3 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 ये अलग से है, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 चाहिए था। तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा है, माना q स्क्वायर प्लस 2q, q स्क्वायर प्लस 2q गिव्स आउट m। अगर हम लोग इसको m के इक्वल में रख दें तो हमारे पास a स्क्वायर गिव्स आउट 3m प्लस 1। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये भी क्या एक पूर्णांक है, ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब स्थिति नंबर 3 पर आते हैं, जो थर्ड हमारी कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन क्या थी, यदि a गिव्स आउट 3q प्लस 2, तो यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी कि दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर गिव्स आउट 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर गिव्स आउट 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3m प्लस 1। ठीक है, तो 3m प्लस 1 लाने के लिए a स्क्वायर गिव्स आउट 9q स्क्वायर प्लस 12q। देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर्स में देखेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है। लेकिन यहाँ 4 है, इसकी टेबल में 3 तो आएगा नहीं, 3 की टेबल में नहीं ना आना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 प्लस 1 ये तोड़ दिए 3 प्लस 1 में। तो अब यहाँ से इन तीनों पदों में से हम लोग 3 कॉमन को ले सकते हैं। तो a स्क्वायर गिव्स आउट 3 कॉमन लिया, तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 तो बाहर है ही। यहाँ पर भी माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 गिव्स आउट m। इसको m के इक्वल मान लिया, रख देते हैं वैल्यू। तो a स्क्वायर गिव्स आउट 3m प्लस 1। देखिए यहाँ पर किसी भी पूर्णांक का, यानी जो हम लोग a बोला था ना, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास a स्क्वायर गिव्स आउट 3m, ये प्रूफ हुआ। a स्क्वायर गिव्स आउट 3m प्लस 1, ये भी प्रूफ हुआ। और a स्क्वायर गिव्स आउट 3m प्लस 1। तो यानी कि ये जो है हमारे पास क्वेश्चन प्रूफ होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि a का वर्ग किसी धनात्मक, a का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए जो क्वेश्चन में लिखा है बस उसी चीज़ को कॉपी कीजिए, बस अपनी लैंग्वेज दीजिए। तो m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को बताया है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी शामिल था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी बहुत सारे मेन क्वेश्चंस, वास्तविक संख्याओं के सारे मेन क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% आने के पूरे चांस रखेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।